हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेसन में हम 1 से 100 तक के प्रश्न किए थे, वो भी वन लाइनर में। आज हम 101 से 200 तक प्रश्न करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यहाँ है 101 क्वेश्चन है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। बर्फ़ में स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि जब भी दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के व्यू से। बराबर ये एग्जाम सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104 कहता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के व्यू से, ये भी आप याद रख लीजिएगा और याद भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फ्लोरीकल्चर कहा जाता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। नेक्स्ट है आपका किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो हमेशा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन अस्थायी कण है, या पूछ भी लिया जाता है कि कौन अस्थायी कण है। तो ये इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन अस्थायी कण है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो है यह एक अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो परमाणु नाभिक के जो अवयव होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है आपका सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो होता है वो आर्बोरी कल्चर कहलाता है। क्या? आर्बोरी कल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आर्बोरी कल्चर कहलाता है। ये भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो जो भी लोग निकट दृष्टि से पीड़ित होते हैं उनके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये सब बराबर एग्जाम में पूछ लिए जाते रहते हैं, तो ये इस पर आप ग्रिप बना लीजिएगा। 110 कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस से प्रयोग किया जाता है? तो जो भी लोग दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उनके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 111 है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है? तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम के अनुसार जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होने चाहिए। यही कहलाता है कि हमेशा वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका 112 प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह क्या कहलाता है? तो वो गति का न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। क्या? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगता है। नेक्स्ट है आपका 113 देख लेते हैं। 113 प्रश्न कह रहा है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवक का। नेक्स्ट है आपका जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में जो तैरा जाता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। किसके अनुसार? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जल में हम लोग तैर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
यह कथन किसका है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे ये, कि जब भी कोई पिंड पर तब तक वो विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करती है। यह जो है किसका है? न्यूटन का नियम है। नेक्स्ट है आपका, याद रखिएगा, न्यूटन का है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। 116 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियन नाम जो है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है। किसके लिए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। 117 क्वेश्चन कह रहा है पॉजिट्रॉन है एक, पॉजिट्रॉन क्या है ये पूछा गया है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं। 118 कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है वो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के व्यू से कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, बराबर पूछ लिए जाते हैं। तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क होता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? ये अयस्क जो वाला प्रश्न होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी अयस्क के बारे में प्रश्न याद कर लीजिएगा, जो कि मैं सभी वीडियो में अपने शेयर करता रहूँगा एक के बाद एक। जैसे कि यहाँ मोनाजाइट किसका अयस्क है और बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये दो यहाँ पे किए हैं, और अगले वीडियो में हर वीडियो में कुछ न कुछ इसी तरह के रहेगा प्रश्न ही। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। वही बॉक्साइड जो है किसका अयस्क है? तो वो एल्यूमिनियम का होता है अयस्क बॉक्साइड। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है आपका कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट जो मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। याद रखिएगा, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। नेक्स्ट है आपका गन मेटल किसका अयस्क होता है? ये भी एक अयस्क से संबंधित प्रश्न ही है। तो गन मेटल किसका अयस्क होता है? तो गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ये भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आ गए हुए हैं कि लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो सल्फर यौगिक होने के कारण लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध जो होता है वो होता है सल्फर यौगिक के कारण। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जल में आसानी से घुलनशील कौन है? प्रश्न आपका 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और बताना रहता है कि जल में आसानी से घुलनशील कौन है। तो जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन जो होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है आपका भारी जल एक प्रकार का डैश है। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम भी होगा कि भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त जो है ये कोलाइड नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट है आपका पनीर निम्न का एक उदाहरण है। तो पनीर जो होता है वो जेल का उदाहरण होता है। किसका? जेल का उदाहरण होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो माचिस के तिल्ली पर जो लगा हुआ मसाला होता है आगे की ओर वो होता है लाल फास्फोरस और गंधक होता है। क्या? लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। क्या? वही जो माचिस के तिल्ली पर ग्रीन कलर का जो लगा रहता मसाला है वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है आपका 130 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं
और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक में अचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय जो है ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय होता है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है आपका, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती वह कौन है? तो आयोडीन जो है वो कभी भी ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, आयोडीन ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, ये याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 132। 132 कहता है निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो अस्थायी तत्व जो है शीशा है, अस्थायी तत्व है शीशा, शीशा अस्थायी तत्व है, इसका कोई निवारण भी नहीं होता, इसीलिए इसे अस्थायी तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 133 देख लेते हैं। 133 कहता है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से भी हल्का कौन होता है? तो सोडियम है, जो कि जल से भी हल्का पदार्थ होता है, सोडियम। नेक्स्ट है आपका सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है वो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। कौन? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है जो ट्यूबलाइट में भरी रहती है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक जो है, एडवर्ड जेनर वो चेचक से संबंधित रोग से संबंधित है, चेचक रोग से संबंधित है। कौन? एडवर्ड जेनर। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम से। नेक्स्ट है आपका मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में गुर्दा संबंधित जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम यानी सीडी, कैडमियम के कारण होता है। मानव में गुर्दे संबंधित रोग जो होता है वो कैडमियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट रहेंगे और बराबर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका आप में से अधिकांश को मालूम भी होगा कि 6 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है, जल है। नेक्स्ट है आपका पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ये बराबर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बिहार के हो या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, ये प्रश्न बराबर पूछ लिए जाते हैं। हाल फिलहाल में बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती जो है उसके द्वारा पौधा में श्वसन क्रिया होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न बिहार एसआई आदि सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हुए हैं। बिहार एसआई में भी पूछा गया जा चुका है, ये कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। तो एसिटिलीन गैस जो है इसका प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, किसका? एसिटिलीन का। नेक्स्ट है आपका वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्ष की आयु जो है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसके आधार पर? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु होती है वो निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है आपका नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आप लोगों को बता दूं कि नेत्र में जो होता है, नेत्रदाता के जो आंख होता है उसका कॉर्निया भाग जो होता है उपयोग में लाया जाता है। नेत्र का जो दान में दिया जाता है नेत्र, उसका सभी आंख नहीं ले लिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारणतः सभी मानवों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितने? 46 होती है। बराबर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपको मालूम ही होगा और बराबर ये एग्जाम में आते भी रहते हैं और अधिकांश को ये मालूम ही होता है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ये जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी होती है जो शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम की
सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन नाम की सुई लगा देती है, जिससे हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है और भैंस या गाय जो होती है वो दूध देने लग जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाने के बाद। नेक्स्ट है आपका, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अंडानुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है, ये कथन सत्य होता है। नेक्स्ट है आपका 147 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में अधिकांश को मालूम ही होगा ये प्रश्न, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है। तो 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े मानव शरीर में पसलियों के संख्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सभी एग्जाम में। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा यह एक द्रव होता है जिसके कारण मांसपेशियां जो है वो थकान का अनुभव करती है। नेक्स्ट है आपका 149 देख लेते हैं। 149 प्रश्न कर रहा है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो सभी स्तनधारियों में जो लाल रुधिर कणिका होती है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है कपड़ा धोने वाला, उसे उसका सिद्धांत किस आधार पर होता है। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति के लिए। नेक्स्ट है आपका 152, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव होता है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि ये आप याद रखिएगा, जिसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है, 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो अदिश राशि रहती है और एक ऑप्शन जो होगा वो सदिश राशि रहती है। तो पूछ लिया जाता है कौन एक सदिश राशि है। तो ऐसे मालूम हो जाना चाहिए कि संवेग जो है वह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका 154 प्रश्न कर रहा है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। तो जब भी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो होता है वो हमेशा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना के बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग 310 के बराबर होता है, -310 के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका 156 है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, 157 कहता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है क्यों। तो निम्न तापी इंजन का प्रयोग जो होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आप याद रखिएगा, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर एग्जाम में आते रहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो 3 × 10⁸ मीटर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि कौन है, ये फिर प्रश्न पूछ आ गया हुआ है। तो सदिश राशि जो है वो वेग है, वेग है। और एक प्रश्न ऊपर भी आप देखे थे सदिश राशि के बारे में, संवेग भी सदिश राशि ही है, ये पूछा गया था। तो संवेग और वेग जो है ये भी सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपका, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय आएगा। तो ये आप आंसर इसका आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे इसका आंसर 7:30 है। कैसे ये होगा 7:30, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका,
एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है? तो एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है। किसके दूरी के? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के। नेक्स्ट है आपका 162 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 162 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बता दिए थे कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। कौन बताए थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रख लीजिएगा। तो जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो वो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165। 165 कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेविनेस ने। किसने? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। किसने? ट्रेविरेनस और लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है आपका 167 चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है हिप्पोक्रेटस है। कौन? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के अध्ययन जो किया जाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। क्या? एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान आप में से अधिकांश को मालूम ही होगा। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जो है कार्ले वार्न लिनियस है। कौन? कार्ल वार्न लिनियस है। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है स्पेसीज है। क्या है? स्पेसीज जो है वो वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। नेक्स्ट है आपका जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूमेन हॉक द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेन हॉक द्वारा। याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट है आपका वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि वास्तविक केंद्रक इनमें से किस में अनुपस्थित होता है? तो यहाँ आप जान लीजिए कि जीवाणु में जो होता है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है जीवाणु में वास्तविक केंद्रक। नेक्स्ट है आपका 175 है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके कारण? तो भोजन की विषाक्तता जो उत्पन्न होती है वो क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा? क्लस्ट्रिडियम और बोटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली या बीन्स जिसे कहा जाता है, फली या बीन्स, ये जो होता है वो प्रमुख सहायक होता है। फली व बीन्स जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में प्रमुख सहायक करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? आप लोगों को मालूम होगा कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है आपका 178 देख लेते हैं। 178 कह रहा है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है वो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है।
जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। नेक्स्ट है आपका दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आते रहते हैं कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो होता है वो दही के रूप में जम जाता है। नेक्स्ट है आपका 180 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवकों को क्या कहते हैं। तो वृक्ष की छाल पर जो कवक लग जाते हैं उसे कार्टिकोलस कहते हैं। क्या? कार्टिकोल्स कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबिज का कारण है। स्केबिज का कारण क्या है? कवक द्वारा खुजली के रोग स्केबिज होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 182 लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल, दो वर्ग के पौधे हैं कवक और शैवाल, जिसके कारण बनता है लाइकेन। नेक्स्ट है आपका 183 देख लेते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण के सूचक होता है लाइकेन। याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है आपका जर के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है। तो जर के स्थान पर मूलाभास जो होता है वो बायोफाइटस में पाया जाता है। किसमें? बायोफाइटस में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम की बात हो रही है तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। किसमें? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम, याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। यही एक ऐसा जीवाश्म है साइकस जो कि वह जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है आपका श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है। श्वसन मूल जो होता है वो जूसिया में पाई जाती है। जूसिया एक प्रकार का पौधा है जिसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। किसमें? जूसिया में। नेक्स्ट है आपका साबूदाना किससे प्राप्त होता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, याद कर लीजिएगा। सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। तो साबूदाना जो होता है साइकस से प्राप्त होता है। किससे? साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। तो आलू जो है यह एक जड़ नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं इसमें से कौन जड़ है या कौन नहीं है। तो आलू जो है यह एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्तंभ मूल होती है। स्तंभ मूल जो होती है वो स्तंभ मूल जो होती है अपस्थानिक जड़ें होती है। क्या होती है? स्तंभ मूल जो होती है वो अपस्थानिक जड़ें होती है। नेक्स्ट है आपका 191 जड़ एक किस भाग से विकसित होती है। जड़ें जो होते हैं मूलाकूर भाग से विकसित होती है। जड़ जो होता है वो मूलाकूर भाग से विकसित होता है। नेक्स्ट है आपका गाजर एक प्रकार से क्या है। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है। तो गाजर जो है ये एक प्रकार से जड़ है। क्या है? जड़ है। नेक्स्ट है आपका हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के खाया जो जाने वाला हिस्सा होता है वो प्रकंद होता है। हम लोग प्रकंद जो होता है हल्दी का वही भाग हम खाते हैं। हल्दी के प्रकंद भाग को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है आपका 194 प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है। तो तने का परिवर्तित रूप है प्याज। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट है आपका घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर ही की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है क्या। औसत वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट, यानी कि औसत वोल्टेज 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आपका 196 कह रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रश्न पीछे भी था कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्पियर किसका मात्रक है। बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर के रेलवे एएलपी में भी आया था कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। और ये प्रश्न ऐसा है
कि अधिकांश स्टूडेंट को जो पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं उसे याद ही रहता है कि एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा के। ये कॉमन प्रश्न है जो बराबर एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए सारे विद्यार्थी को ये प्रश्न याद ही रहते हैं। वही 198 क्वेश्चन की बात करें तो शरीर रचना के किस वर्गीकरण में बॉवस्टर संबंध होता है, लॉवस्टर संबंध होता है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉवस्टर संबंध होता है। लॉवस्टर जो होता है वो क्रस्टेशियंस के होता है। किससे? क्रस्टेशियंस के शरीर रचना होता है किस भाग में लॉवस्टर संबंध होता है। तो लॉवस्टर जो संबंध होता है वो क्या, क्रस्टेशियंस में। नेक्स्ट है आपका, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। तो चना एवं अन्य दलहन पदार्थ होता है जिसमें पौधे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। किसमें? चना और अन्य दलहन पौधे में नाइट्रोजन की स्थायीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और ये आखिरी प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं कि फ्यूज का क्या है काम। तो वही विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है उसका कार्य विद्युत परिपथ को रक्षा करना है। विद्युत परिपथ की रक्षा करने के उद्देश्य से फ्यूज जो होता है विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्रव्य तरंगे जो होती है वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती है। ये आप प्रश्न करेंगे, यहाँ से आपका प्रश्न दूसरा 1 से नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। अगर आपने 1 से 100 तक वाले प्रश्न नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के लिंक के साथ इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का लिंक, वहाँ से आप 1 से 100 तक के प्रश्न को देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है वन लाइनर के नाम से, वन लाइनर लिख कर, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये ही नहीं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जाएंगे, जैसे यहाँ 201 से अब 200 301 तक प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।